हेलो एवरीवन। सबसे पहले थर्ड डीपीपी डिस्कस करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो कल पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डी ऑप्शन राइट है। सेकंड है हमारा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज ए फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो है चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए, तो अब चार्ज पार्टिकल बिल्कुल छोटा होना चाहिए ताकि ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हम फाइंड कर सकें इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो इसका भी डी ऑप्शन राइट है। थर्ड है हमारा कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, रेडियली इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। तो कल देखा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड अवे फ्रॉम दैट पार्टिकल होता है, अगर नेगेटिव होगा तो टुवार्ड दैट पार्टिकल होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा अवे फ्रॉम द चार्ज यानी बी ऑप्शन राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर चार्ज +2Q है और इसकी किसी एक डिस्टेंस पे चार्ज -Q है। ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 किस पोजीशन पे हो सकता है। कल हमने पढ़ा था कि अनलाइक चार्ज होते हैं तो छोटे वाले चार्ज की साइड में नल पॉइंट होता है हमारा, तो -Q के राइट साइड इसका सी ऑप्शन राइट है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन प्रोटॉन। दोनों पे सेम फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम है और उन पे चार्ज भी सेम है। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, फोर्स ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन करेंगे तो Fe से Fp कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही है। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन्वर्सली वेरी कर रहा है मास के, तो इन्वर्स रहेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन यानी इसका लास्ट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन डी सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है दो चार्ज रख दिए गए हैं, दो पॉजिटिव चार्ज, एक है 1 माइक्रोकूलम का और दूसरा है 2 माइक्रोकूलम का, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। इसके मिडल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बताना है यानी यहाँ पर। तो ये कितनी हुई डिस्टेंस, 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर हुई, दोनों पॉजिटिव है। इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। आप वेक्टर की फॉर्म में चल सकते हो अगर आप थ्योरेटिकली अटेम्प्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आप ऑब्जेक्टिवली सोचो। ये E1 है और ये E2 है, बड़ा कौन सा होगा, E2 होगा क्योंकि चार्ज इसका ज़्यादा है। तो E जो हमारा नेट आएगा, मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेते हैं, E जो नेट आएगा वह E2 - E1 होगा क्योंकि बड़ा ये है और छोटा ये है। एक के कारण छोटा है, दो के कारण बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, दोनों अपोजिट है तो डिफरेंस लेते हैं, तो हमारा नेट आएगा। तो Q1 कितना आया, 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इसमें से घटाएंगे Q1 आएगा 1 × 10⁻6 1/4 आ जाएगा। तो ये हम सोल्व कर लेंगे। तो 4 × 2 8 × 9 × 10⁻³ बचेगा, -4 × 9 × 10⁻³ बचेगा। तो 36 × 10⁻³ बच गया, या फिर कहें 3.6 × 10⁻⁴। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आप डायरेक्ट देखना चाहो तो डायरेक्ट आप खुद देखो, इसका 2 इफेक्ट है और इसका 1 इफेक्ट है, दोनों को अपोजिट करना है तो एक इफेक्ट से एक घटा देंगे। यहाँ पर ये मान लो कि 1 कूलम का ही चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का ही चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लो, क्योंकि इसका इफेक्ट एक हमने इससे घटा दिया है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, सिर्फ यही बचा। तो इसका 9 × 10⁻9 और सिर्फ एक ही वैल्यू बची है क्योंकि एक तो कैंसिल हो गई, डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये भी तो हमारा 36 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आता है। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 7th 8th हम बहुत बार कह चुके हैं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन में होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। 9th चार्ज पार्टिकल
9th क्वेश्चन देखो, चार्ज पार्टिकल इसमें दिया हुआ है Q और पूछा है हमसे कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए पूरा का पूरा सिस्टम। इसने ये कह दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। लास्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि आपको सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। ये Q है और कुछ डिस्टेंस पे इसका चार्ज Q रखा गया है। हम स्मॉल Q को कहाँ रखें? नहीं, इसने सिर्फ इतना पूछा है स्मॉल Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। तो एक तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा मिडल में होता है, मीन्स इनके बीच में होता है, और दोनों अगर सेम चार्ज होंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल पॉइंट के ऊपर, यानी ये A था, ये B था, ये हमारा C पॉइंट जो मिडल वाला पॉइंट है, जैसे ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं R/2 और ये भी R/2 मान लेते हैं। तो बिल्कुल मिडल पॉइंट के ऊपर हमें नल पॉइंट मिलता है, यानी इस पॉइंट के ऊपर कोई भी चार्ज रख देंगे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो सपोज हमने Q यहाँ रख दिया। अब Q की वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो, या खुद तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल कंडीशन पे रहेगा, बट इसने ये पूछा है कि पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होना चाहिए, यानी इसके रखने के बाद यह भी स्टेबल कंडीशन पे हो और यह भी स्टेबल कंडीशन पे हो। तो इस साइड कंडीशन और इस साइड सेम ही कंडीशन है। अगर ये इस Q के कारण अगर ये स्टेबल हो गए, ये तो अपने आप हो जाएगा क्योंकि सिमिलरिटी है दोनों साइड। तो हम A वाले पॉइंट को, A चार्ज पार्टिकल को स्टेबल कंडीशन में रखेंगे। तो पहले तो आप खुद सोचो कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर यह भी पॉजिटिव होता तो क्या यह स्टेबल हो पाता? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, ये भी रिपेल करेगा, तो स्टेबल होने के चांस ही नहीं थे। तो हम क्या करेंगे कि यह नेगेटिव होना चाहिए, यानी Q क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड, कितना बड़ा होना चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कि फोर्स ऑन A ड्यू टू C। फोर्स ऑन A ड्यू टू C, C के कारण कितना फोर्स होगा? Q डिवाइडेड बाय R/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा ना, R/2 का होल स्क्वायर, R²/4, 4 ऊपर चला गया। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, A के ऊपर B के कारण कितना फोर्स होगा? Q डिवाइडेड बाय R², ये 2, यानी नेगेटिव इस साइड खींचेगा फोर्स ऑन A ड्यू टू C और पॉजिटिव रिपेल करेगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये अगर दोनों फोर्स हमारे बराबर हुए तभी तो कहेंगे ना कि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, यानी स्टेबल कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन है यहाँ पर। तो अगर ये दोनों के दोनों सेम हुए, मतलब 4Q डिवाइडेड बाय R² किसके बराबर हुआ? Q डिवाइडेड बाय R² के, तो हम कहेंगे कि यह स्टेबल है, पॉइंट A स्टेबल है। तो Q/R² कैंसिल, Q की वैल्यू कैपिटल Q/4 आया। तो ये वैल्यू ध्यान रहे हमने मैग्नीट्यूड की निकाली है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चलें तो हमारा मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन यानी प्लस होगा या माइनस होगा ये हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था कि जो Q वैल्यू आएगी वो हमारी नेगेटिव होगी। तो फाइनल आंसर हमारा Q = माइनस का Q/4 होगा। तो इसका आंसर B हो जाएगा हमारा। C भी इसमें ऑप्शन है एक, बट डायरेक्ट मत लगा देना क्योंकि हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं यह चार्ज हमारा नेगेटिव होना चाहिए। टेंथ क्वेश्चन कल जो एग्जाम्पल किया था उसी पे बेस्ड था। हमने एग्जाम्पल में लिया था 2 माइक्रो और 8 माइक्रो कूलम चार्ज और 10 डिस्टेंस ली थी। यहाँ पर 9E और E है और डिस्टेंस हमारी R है। तो सेम टू सेम उसी टाइप से आप इसको भी सॉल्व कर लेना। 11th क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। 9E 3E। सेम टू सेम वही सारी की सारी कंडीशन होगी। दोनों के दोनों हमारे लाइक चार्ज है तो इनके बीच में ही लाइक करेगा। जैसे ये डिस्टेंस R थी तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं x और ये डिस्टेंस हो जाएगी R - x। दोनों का इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें बराबर करना है इसी पॉइंट के लिए कि K 9Q डिवाइडेड बाई x² = K
ये इस साइड 3e है, सॉरी ये क्यों नहीं है, डिवाइडेड बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 3r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर रूट करेंगे तो √3r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो √3r इज इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3r। ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर 3e से पूछा होता तो r माइनस एक्स निकाल लेते हैं, तो उस टाइप से आप अपने ऑप्शन को मैच कर सकते हो। 12th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें कंपटीशन लेवल का, कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल फील्ड है E, उसके कारण एक इलेक्ट्रॉन 45 डिग्री के एंगल पे एक्सीलेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इस साइड इलेक्ट्रॉन है और हमने हॉरिजॉन्टली इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया, तो उसका नेट एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में न जाकर इस डायरेक्शन में आया, यानी एफ नेट की डायरेक्शन यही है, क्योंकि जिस साइड एक्सेलेरेशन है उसी डायरेक्शन में तो एक्स हमारा फोर्स होता है, नेट फोर्स की वैल्यू। हर इलेक्ट्रॉन के पास एक उसका खुद का मास होता है ना, तो ये इसका खुद का मास होगा, तो मास के कारण तो mg लगा, मास के कारण mg लगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन का फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, तभी तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ई इस डायरेक्शन का लगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, mg इसका डाउनवर्ड है, और हमारा रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आ रहा है। जब दो फोर्सेस का, यानी एक फोर्स ये एक फोर्स ये, दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब यही होता है ना, ये F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तभी तो बिल्कुल मिडल में इसका रिजल्टेंट बनेगा। उसी टाइप से mg और ई हमारा सेम होगा, तभी तो 45 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा हमारा, तो यानी ई इज इक्वल टू mg के बराबर होगा, ये कंडीशन होती है हमारी। तो E की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg डिवाइडेड बाई E, 9.1 इंटू 10⁻31 मास होता है इलेक्ट्रॉन का, इंटू g डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। 13th क्वेश्चन कल हमने 10 mg का पार्टिकल लेके सोल्व किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेके सोल्व कर रखा है। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बतानी है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे mg तो नीचे लगता है, ये तो बात ठीक है इसकी। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए, वह ई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपवर्ड फोर्स कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, क्योंकि नीचे की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है, तो हम यही मानेंगे ना, यहाँ पर पॉजिटिव से अवे इलेक्ट्रिकल फील्ड जाता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर की तरफ इसके फोर्स लगेगा। तो एक तो बात हमने ये डिसाइड कर ली कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन का होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, तो ई बराबर mg, तो ई की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाई ई, यही तो सेम वैल्यू है। तो ये आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेना, डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड होगी, वर्टिकली डाउन डायरेक्शन होगी। 14th क्वेश्चन है हमारा कि 4Q और Q 30 सेंटीमीटर पे दे रखे हैं, और इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 कहाँ होगा वो पॉइंट बताओ। तो दोनों सेम चार्ज है, लाइक चार्ज के हमेशा बिटवीन हमारा नल पॉइंट होता है। वही डिस्टेंस वाला मेथड लगा लेंगे, जैसे हमने कल 2 और 8 का लिया था, यहाँ पर 1 और 4 का है, वही सेम टू सेम कैलकुलेशन आ जाएगी। उसमें 2 से 8 1:4 बचा था, या 1:4 ऑलरेडी दिया हुआ है। 15th क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिकल पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताओ, और डिस्टेंस दे दी और इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दिया। ई जानते हैं कि Q/r² होता है, ई दे दिया, आर दे दिया, Q निकालना है, K तो कांस्टेंट होता ही है, तो कैलकुलेशन से आसानी से निकल जाएगा। 16th क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है।
एक स्क्वायर है क्यू माइनस 2Q और माइनस Q, और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा है कितना होगा। तो इसमें आप खुद देखो कि इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होगा, अवे होगा, और इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होगा, अवे होगा। और हमने एक न्यूमेरिकल किया था ना कि 1 कूलम 2 माइक्रो कूलम था, तो ओवरऑल 2 में से 1 घटाकर 1 उसी डायरेक्शन में रख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड E है तो इस साइड 2E होगा ना, क्योंकि Q के कारण अगर E इलेक्ट्रिकल फील्ड मानते हैं तो 2Q के कारण 2E इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। तो इसमें से ये घटा देंगे तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना बचेगा, जो E के कारण ही था, यानी अपवर्ड E बचेगा। यानी ये सेंटर पॉइंट O मान लेता हूँ, O के ऊपर इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड E बच जाएगा, जो कि KQ/R²। ये डिस्टेंस आधा डायगोनल हम R मान लेते हैं, R² आ जाएगा। सेम टू सेम अगर -2Q की बात करूं तो -2Q के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड 2E इस साइड आएगा और -Q के कारण E इस साइड आएगा। अगर मैं इसको काटूंगा तो इसमें से E घटा दूंगा, तो यानी इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड E रह जाएगा। E ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, 2Q मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी E और 2E होगी। तो यानी माइनस के कारण इस साइड हमारा E आ जाएगा, जिसकी वैल्यू भी KQ/R² होगी। अब 90 डिग्री है तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो 45 डिग्री यानी अपवर्ड हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट आएगा E नेट, और E नेट होगा √2E। 11th में बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से सोल्व कर चुके हैं कि दो वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल होता है तो रिजल्टेंट हमारा √2E होता है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो यानी रिजल्टेंट आ गया √2KQ/R²। अब हमें इसमें दे रखा है Q की वैल्यू दे रखी है 1 माइक्रो कूलम, साइड दे रखी है 5। ये अगर 5 होगी, ये 5 होगा तो पूरा डायगोनल √2 5 होगा, और आधा डायगोनल कितना होगा, 5/√2 होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे √2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और Q की वैल्यू 10⁻⁻⁶, R² मतलब 5/√2 का स्क्वायर 25 इंटू 2। तो ये आप कैलकुलेशन सोल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी लास्ट लेक्चर की डीपीपी थी। आज हम जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका 10th क्लास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा वो सारा का सारा 10th लेवल का एक ब्रॉड वर्जन था। एक ज़्यादा एक्सेस में पढ़ लेते थे उन सारे के सारे मटेरियल को। हम अब से हम पढ़ने वाले हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड तो पूछा जाएगा, लेकिन वह इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण नहीं पूछा जाएगा। वह इलेक्ट्रिकल फील्ड ये कह दिया जाएगा कि एक लाइन चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक कंडक्टिंग रोड दे दी जिसके ऊपर चार्ज भरा हुआ है, अब बताओ क्या होगा। बट कूलम्स लॉ तो हमने सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई किया है, तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालें। हमें ये कह दिया जाएगा एक रिंग है, रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ। ये कह दिया जाएगा एक सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ। बट हम तो इतना पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जितने भी हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होते हैं, कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं होते। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि चार्ज किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड हमें मिल सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी किस किस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हमें मिल सकता है। तो सबसे पहला है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक लाइन की फॉर्म में मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग जो भी जैसी भी एक हमें रोड मिल जाएगी कि एक एल लेंथ की रोड है, उसके ऊपर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी दे दी जाएगी, तो वो कैलकुलेशन करना है हमें।
अगर मैं बात रिंग की करूं तो रिंग की भी एक सरकमफेरेंस होती है ना, वो सरकमफेरेंस भी तो अगर रिंग को तोड़ के सीधा किया जाए तो एक टाइप की रोड ही बन जाती है। तो रिंग के ऊपर भी लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो इस दो टाइप के हमें एग्जाम्पल मिलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दे दिया जाएगा बहुत बार कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब तक हम डेंसिटी पढ़ते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। तो वो हमारी मास की वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती थी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ पर हमारी डेंसिटी चार्ज की डेंसिटी ले रहे हैं, वो भी एक लाइन की फॉर्म में ले रहे हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उसको हम डी से डेंसिटी रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर रो से कर देते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी को। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वो लैम्डा का वैल्यू होता है कि टोटल चार्ज कितना था, या फिर टोटल चार्ज को मैं कैपिटल क्यू से लिखूं डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ कितनी थी। आपको कह दिया जाएगा कि एक एल लेंथ के ऊपर, लेंथ एल और उसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज हुआ, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हमारा यूनिट लेंथ का चार्ज आ गया। तो वो बात होती है ये। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं तो डिस्क दे दिया, जैसे ये बोर्ड हो गया, प्लेट दे दी, तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहाँ पर इसकी भी डेंसिटी निकालेंगे कि इतने एरिया में इतना चार्ज है हमारा, तो पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा। तो इसकी भी एक डेंसिटी होती है कि एरियल चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, वह होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी पर यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है हमारा। ये होता है पर यूनिट लेंथ का चार्ज, और ये होता है पर यूनिट एरिया के अंदर कितना चार्ज है हमारा। थर्ड हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल की बात करें कि स्फीयर दे दिया कि सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर पूरे में भी चार्ज भरा हुआ है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखेंगे हम। तो इसमें हम लिखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका मतलब होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये हमारी तीसरी डेंसिटी होगी, यानी चार्ज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट पार्टिकल की फॉर्म में न आकर वह चार्ज हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी बन सकता है, एरियल चार्ज डेंसिटी बन सकता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बन सकता है। तो लीनियर की फॉर्म में लीनियर डेंसिटी होगी, एरियल की फॉर्म में एरियल डेंसिटी होगी, और ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होगी। आपको इन तीन बातों को याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम बात करेंगे कि हमें किस टाइप के चार्जेस मिलेंगे, किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, उनके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, उन डेरिवेशंस की। सबसे पहला हम पढ़ेंगे रिंग का केस, कि एक रिंग है जिसकी रेडियस a है, इसका सेंटर O है। हमें ये बताना है कि सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर, ये P पॉइंट ले लिया, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, E एट P हमारा कितना होगा। और ये दे दिया कि एक a रेडियस की रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज हमारा कैपिटल Q है।
कैपिटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे आप अपना कड़ा ही मान लो कि एक कड़ा है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसकी टोटल वैल्यू कैपिटल क्यू है, और उस कड़े के सेंटर से इस पॉइंट के ऊपर हमें वैल्यू बतानी है कि इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। अब हमारा लास्ट, हम जब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते आए हैं, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो तो ये था ना कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होती है k इंटू उस पॉइंट का चार्ज डिवाइडेड बाय उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। बट यहाँ पर तो हमारा चार्ज यूनिट, हमारा पार्टिकल तो नहीं है, एक पॉइंट चार्ज तो नहीं है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो इस टाइप की स्टडी के लिए हम हमेशा एक छोटा सा पॉइंट मानते हैं। हम ये मानेंगे कि इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट हमारा ये है, हमने एक dl लेंथ का पार्ट मान लिया जिसका चार्ज dq मान लिया, क्यों कैपिटल Q तो पूरे पे चार्ज है ना, तो छोटे से पार्ट के ऊपर छोटा सा चार्ज हमने dq मान लिया। अब d हमारा इतना छोटा पॉइंट है कि इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बहुत छोटा पार्ट है, मैंने तो फिर भी वाइडली दिखाया है इसको। d का मतलब होता है बहुत माइन्यूट सी चीज़, डिफरेंशियल जो स्टडी होती है ना, बिल्कुल माइन्यूट चीज़, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 उसका साइज। तो वही अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 साइज का मतलब एक छोटा सा पॉइंट मान लिया, यानी यह एक पार्टिकल के तरीके से बिहेव होगा। और एक पार्टिकल के कारण, एक पार्टिकल चार्ज dq के कारण किसी डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम निकाल ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस dq चार्ज के कारण इस p पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन का होगा, वह निकाल लिया हमने dE। ये एंगल मान लिया हमने थीटा है, यह एंगल तो हर जगह थीटा ही होगा क्योंकि ये कोन टाइप मान लो ये शेप। तो dq चार्ज के कारण p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये थी जिसकी वैल्यू dE थी, और dE वैल्यू किसके बराबर हुई, k इंटू वह छोटा सा चार्ज डिवाइडेड बाय यह डिस्टेंस। और यह डिस्टेंस हम मान लेंगे कि जो डिस्टेंस थी ये a है, ये r है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी a स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो r स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है, एक बार मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि एक रिंग दे दी जिसके ऊपर चार्ज हमारा कैपिटल क्यू है, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टोटल के कारण डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ये फॉर्मूला आता है, यह फॉर्मूला एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए यानी एक पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। तो हम सबसे पहले इसका एक छोटा सा पॉइंट लेंगे जिसके ऊपर चार्ज मान लिया हमने dq चार्ज मान लिया एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, और उस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लिया, ये निकल गया। अब हम ये भी पढ़ते आए हैं कि अगर इसके दो कंपोनेंट तोड़ें तो एक तो होता है बेस का कंपोनेंट, एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, और थीटा एंगल का बेस वाला कंपोनेंट क्या होता है, DE कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, DE साइन थीटा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आपको एक बात और समझनी है, वो दूसरी बात ये है कि जो हमने रिंग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट लिया है जिसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की स्टडी मान सकते हैं, उस पार्ट के जस्ट अपोजिट में भी तो एक पार्ट होगा ना, वही dl लेंथ का जस्ट इसके अपोजिट मैंने एक पार्ट ले लिया जिसके ऊपर भी तो चार्ज dq होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना इस लेंथ के अंदर चार्ज है उतना ही इस लेंथ में चार्ज होगा dq। इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस साइड था तो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लो जी, इसके कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया DE, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी DE। एंगल ऊपर वाली साइड थीटा था तो नीचे वाली साइड भी तो थीटा ही एंगल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही सेम है, तो एंगल भी हमारे सेम होंगे। अब क्या करना है आपको, ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी तो हमारा थीटा हुआ ना, इसका भी तो एक बेस का कंपोनेंट होगा और इसका भी एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो इसका बेस का कंपोनेंट मान लिया
डी ई कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लिया डी ई साइन थीटा। कन्फ्यूज़न हो रही है, एक बार फिर से समझ सकते हो, क्योंकि इस टाइप की स्टडी अब तक आपने की नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि पहले हमने ऊपर का एक छोटा सा पार्ट लिया, इस पार्ट के कारण पी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड माना डी ई, जिसके दो कंपोनेंट कर दिए हमने, बेस का कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फिर हमने नीचे का छोटा सा पार्ट माना जिसका इलेक्ट्रिकल फील्ड डी ई इस डायरेक्शन में, जिसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक बेस का कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब हमने देखा कि कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन कैंसल्ड, कंपोनेंट ऑफ वाई डायरेक्शन कैंसल्ड बाय इज अपोजिट एलिमेंट। जैसे हमने ऊपर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन कैंसिल कर देगा, नीचे का एक छोटा सा एलिमेंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर उतना ही नीचे, तो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, यानी ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया इस कंपोनेंट के साथ। ये स्टडी है हमारी अब इम्पोर्टेंट, कि हमने ऊपर का पार्ट लिया जिसके दो कंपोनेंट, एक नीचे की और एक प्लस आई में, नीचे का पार्ट लिया जिसके दो कंपोनेंट, एक आई की डायरेक्शन में एक जे की डायरेक्शन में। अब देखा कि इसका अपोजिट कंपोनेंट वाई डायरेक्शन को तो कैंसिल कर देता है और एक्स डायरेक्शन में हमेशा ऐड होता रहता है। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट एक एलिमेंट लूँगा छोटा सा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी एलिमेंट होगा, तो इसका भी वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ये कैंसिल कर देगा। जैसे जैसे मैं यहाँ पहुँचूँगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पहुँचूँगा, तो इसके हर अपोजिट एलिमेंट वाई डायरेक्शन को कैंसिल करता रहेगा और एक्स डायरेक्शन को एड अप करता रहेगा। तो यानी कंपोनेंट ऑफ एक्स डायरेक्शन एड अप, यानी हमेशा जुड़ते रहेंगे। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अंदर तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा ही कैंसिल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड बचेगा। और एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड हम जानते हैं कितना है, डी ई कोस थीटा है, डी ई कोस थीटा है। तो अगर छोटे से एलिमेंट के कारण हमारा ई नेट होगा, वह एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, नेट एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स। सॉरी, इसको अगर प्रॉपर लैंग्वेज में मैं डिफाइन करना चाहूँ, परफेक्ट एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो ई नेट क्या होगा, सारे के सारे एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का सम होगा। या फिर ये कहना चाहिए कि एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो मैं ये कह दूंगा कि जो हमारा ई डायरेक्शन का एक छोटा सा कंपोनेंट आया है, उसका इंटीग्रेशन ही हमारा ई नेट होगा, क्योंकि ई नेट एक्स डायरेक्शन में रहेगा। इसके कारण ई नेट जो एक्स डायरेक्शन का था डी ई एक्स हो गया, ये हमारा डी ई एक्स मान लिया। डी ई एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल हमारे पास स्टडी हो जाएगी। तो उस टाइप से हम लेके चल रहे हैं। तो डी ई एक्स हमारा कितना है, इंटीग्रेशन तो हमें करना है, डी ई एक्स है हमारा डी ई कोस थीटा, ये हमारा ई नेट आएगा। ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, डी ई की वैल्यू कितनी है हमारी, के डी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस ट्राइंगल के अंदर। कोस थीटा का मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारा है आर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। के आर और ये नीचे का डिनोमिनेटर जो जितना भी है पूरा सिस्टम हमारा कांस्टेंट है, तो के आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 1 और हाफ 1.5 पावर आ जाएगी, और इंटीग्रेशन बच जाएगा डी क्यू का। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या है, यानी सारे के सारे टुकड़े जोड़ दें तो टोटल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, जितना इस पूरी रिंग पे चार्ज था। तो टोटल रिंग पे हमारा चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू था। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा के आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू
हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल Q। तो ये एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। फर्स्ट डेरिवेशन आपके लिए इस 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो एक बार फिर से फास्टली समझ लो कि हमने एक रिंग ली जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q था, उसका एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, क्योंकि जितने भी हम फॉर्मूले में लगाते हैं वह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण ही होते हैं। तो यह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण DE आ गया। इसके दो कंपोनेंट के, एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट, एक y डायरेक्शन का कंपोनेंट। फिर हमने ये देखा कि हर एक एलिमेंट का एक अपोजिट एलिमेंट भी होता है। इस अपोजिट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में था। तो इस डायरेक्शन के इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो x डायरेक्शन का कंपोनेंट, अगर यहाँ जाऊँगा तो y डायरेक्शन का कंपोनेंट। फिर लास्ट में कंक्लूजन ये आया कि y वाला कंपोनेंट तो हमेशा अपोजिट एलिमेंट के कारण कैंसिल हो रहा है, जैसे इस एलिमेंट का y कंपोनेंट इस एलिमेंट ने कैंसिल कर दिया, वैसे ही हर एक का अपोजिट एलिमेंट y डायरेक्शन का कंपोनेंट कैंसिल करता रहेगा। तो y की तो स्टडी खत्म होगी। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन का कंपोनेंट बचा। तो यानी हमारा E नेट क्या होगा, टोटल x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। DE क्या है, एक छोटे से पार्ट के कारण x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, टोटल रिंग की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इन x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन की टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारा E नेट है। फिर हमने E नेट की डेल्टा EX की वैल्यू रखी, DE cos थीटा होती है, DE cos थीटा होती है। DE की वैल्यू रखी, फिर DQ का इंटीग्रेशन कैपिटल Q आया, और हमारे पास एक ये फाइनल रिजल्ट आया। यह बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जब भी डेरिवेशन आती है तो फाइनल रिजल्ट लिखने के बाद हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखते हैं नोट बनाकर। इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर A की वैल्यू, या फिर जो हमने R डिस्टेंस ली थी, R डिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी होती A के कंपेयर में, रेडियस के कंपेयर में हमारे R डिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती, तो क्या होता, यानी R बहुत छोटा है A के कंपेयर में, तो R स्क्वायर तो और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो यानी R स्क्वायर को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ A स्क्वायर बचेगा। तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना रह जाएगा, E नेट हमारा KRQ डिवाइडेड बाई A⁻³ रह जाएगा। तो ये हमारा एक फर्स्ट रिजल्ट आ गया। दूसरा, अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है A के कंपेयर में, तो हम A को नेगलेक्ट कर देते, E नेट कितना आता, KRQ डिवाइडेड बाई R³ आता, यानी KQ/R² आता। और आप अगर ध्यान से देखो यह रिजल्ट किसके लिए, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए है ना, यानी हम रिंग से R मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर जाकर देखेंगे तो रिंग हमें एक छोटा सा एलिमेंट ही दिखाई देगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगी, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना होता है। तीसरा, एट सेंटर, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, सेंटर का मतलब R की वैल्यू 0, अगर R की वैल्यू 0 पुट करोगे तो न्यूमरेटर इसका 0 हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी E नेट की वैल्यू। यानी रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। तो ये तीन इसके साथ हमें पॉइंट्स को ऐड करना है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई KQX डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 कि एक्सिस के ऊपर रिंग के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैक्स टू मैक्स किस पॉइंट पे होगी। यानी एक ये रिंग थी जिसकी रेडियस कैपिटल R मान ली हमने, जैसे डेरिवेशन में तो A मानी थी, यहाँ पर कैपिटल R रेडियस मान ली, और x डिस्टेंस के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है। तो यह दूरी कौन सी होनी चाहिए, यानी यह P पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए जिसके लिए E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इतना हम पढ़ ही चुके हैं कि जब भी हम किसी भी एक वैल्यू का मैक्सिमा निकालते हैं तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन उसका 0 के बराबर पुट होता है। जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करते हैं कि मैक्सिमा की है या मिनिमा की है। तो उसी टाइप से हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे।
एक्स के रिस्पेक्ट में करें, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ई मैक्स के लिए, यही वेरिएबल क्वांटिटी है हमारे लिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन डी ई बाई डी एक्स क्या होगा, के क्यू तो कांस्टेंट बाहर ही आ गया, डिफ्रेंशिएशन बच गया एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच गई। अब ये u बाई वी की फॉर्म है ना, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम u बाई वी का, तो u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन होता है के क्यू तो कॉमन है ही, ये v का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 स्क्वायर करेंगे तो बाई 2 वाली पावर कैंसिल हो जाएगी। v एज इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़, v का डिफ्रेंशिएशन पावर कितनी है 3/2 है, तो 3/2 आगे आ गई, इंटू क्या बचा, पावर कितनी बची आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बची। अब अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन हुआ है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का, 2 से ये 2 कैंसल, और ये डी ई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इस डिफ्रेंशिएशन को हम 0 के बराबर पुट कर रहे हैं, तो मैं यहीं पे ही 0 लगा रहा हूँ। अब आप खुद सोचो के क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आर स्क्वायर प्लस एक्स के लिए एक पॉजिटिव टर्म में आएगी, कभी भी यह इनफाइनाइट नहीं आ सकता कि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हमारा 0 हो जाए। तो 0 कौन सी क्वांटिटी होगी, ये सिर्फ इतना न्यूमरेटर 0 बनेगा, क्योंकि ये दो क्वांटिटी 0 हो ही नहीं सकती। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 0। इसमें से अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अगर कॉमन निकाला जाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पर, क्योंकि 1.5 पावर है ना, डेड पावर है, आधी बाहर आ गई तो 1 बच गई। ये पूरी कॉमन हमने ले ली तो माइनस का 3x स्क्वायर बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म भी तो 0 नहीं हो सकती ना, a इंटू बी 0 है, इसका मतलब या a 0 है या b 0 है या दोनों 0 है। अब a तो 0 हो नहीं सकती, तो जायज़ सी बात है b हमारा 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ आर स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर 0 होगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाई 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आर बाई रूट 2। अब हमारे पास ये दो वैल्यू आई है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हम इसका दूसरा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सेकंड डिफ्रेंशिएशन में पुट करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी नेगेटिव बन रही है, कौन सी पॉजिटिव बन रही है। तो आप चेक करके खुद देख लेना, आर बाई रूट 2 एक्स इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 के लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का मतलब यह वैल्यू हमारी मैक्सिमा के लिए होगी और माइनस वाली मिनिमा के लिए होगी। तो ई मैक्स एट द रेट एक्स इज इक्वल टू प्लस का आर बाई रूट 2 होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ई की आर बाई रूट 2 पे होती है, उससे पहले कम होती है, उसके बाद भी कम होती है। और एक्स की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर दें तो नीचे इसकी अगर की जाए तो पावर ये अप्रोक्सीमेट 3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा इससे जाने के बाद। तो इसका ग्राफ भी बुक में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर तो 0 ही रहता है, 0 से x इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 यहाँ तक तो बढ़ती है वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाएगी और घटती घटती इनफाइनाइट की तरफ जाकर 0 मानते हैं हम। सेम टू सेम यह ग्राफ इस साइड किया जाए तो माइनस आर बाई रूट 2 के ऊपर क्या होगा, मिनिमम होगा, तो यह ग्राफ सबसे नीचे आएगा फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का हमें ग्राफ भी मिलता है। ये ई मैक्स है और ये नेगेटिव मैक्स का मतलब ई मिनिमम मान सकते हो वैल्यू। तो ये हमारा इसका एक ग्राफ बनता है। अब इस पे बोर्ड लेवल का तो कोई न्यूमेरिकल बनेगा नहीं,
न्यूमेरिकल बने कंपटीशन के। जैसे ये कह दिया जाएगा कि एक रिंग रख दी हॉरिजॉन्टली, जिसके ऊपर चार्ज प्लस का क्यू है, जिसकी रेडियस आर है, और एक स्मॉल चार्ज क्यू इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है अपवर्ड, जिसका मास m है। तो हमें ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी ताकि यह चार्ज स्टेबल रहे। यानी रिंग है, एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, अगर ऊपर रखूँगा नीचे रखूँगा तो कहीं बैलेंसिंग कहाँ पर होगी, किस डिस्टेंस के ऊपर जाकर इसकी बैलेंसिंग होगी, वह बैलेंस पॉइंट ढूंढना है हमें। यानी ये x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें कि x कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक तो फोर्स इसका मास है ना पार्टिकल का, तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, और दूसरा रिंग का इलेक्ट्रिकल फील्ड अपवर्ड होगा और इसके ऊपर एक चार्ज है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारी कंडीशन बन जाएगी। तो इसकी मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ। वैसे तो ये जेई के लेवल का क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर नीट में पूछ लिया जाए इस टाइप का कॉन्सेप्ट तो एक मतलब कि तरीका याद होना चाहिए हमें। तरीका इसका ये होगा कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे सबसे पहले। ई की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू, यह एक्स हमें फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। अब फोर्स की वैल्यू अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाला जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वह चार्ज, क्यू चार्ज कर दिया, यह होगी। अब बैलेंसिंग के लिए ये फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है ना, और mg कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। यानी अपवर्ड तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और डाउनवर्ड mg लगेगा। और बैलेंसिंग कहाँ होगी, जब दोनों बराबर होंगे, यानी यह वैल्यू mg के बराबर होगी। अब इस इक्वेशन में mg, q, कैपिटल Q, के कॉन्स्टेंट है, ये आर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें नॉन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। न्यूमेरिकल में हमारे पास डाटा इस टाइप से होगा कि सब कुछ कट पीट के एक छोटी टर्म बन जाएगी और हमारा x ईजिली निकल सकता है। अदरवाइज डेरिवेशन की फॉर्म में तो थोड़ा हैवी रहेगा न्यूमेरिकल, ये बात हैवी फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे। यहाँ पर अगर वैल्यू गिवन होती तो कट पिट जाता और हमारी एक सिंपल टर्म बन जाती और हम इसका आंसर फाइंड कर लेते। अब अगर इसी में ही एडवांस लेवल की बात की जाए, हमें एक रिंग दे दी जाएगी कि क्यों चार्ज है, इसकी रेडियस आर है, एक चार्ज पार्टिकल बहुत छोटी सी डिस्टेंस ऊपर x पर ले जाके, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ था, x डिस्टेंस पे ऊपर ले जाके छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नेगेटिव चार्ज है, इसके नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा के क्यू, तो वह फोर्स इसको डाउनवर्ड लाएगा। बट इनर्शिया के कारण यह सेंटर पे रुक तो नहीं पाएगा, तो थोड़ा सा और आगे चला जाएगा। थोड़ा सा और आगे जैसे जैसे जाना स्टार्ट करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फोर्स तो इसके ऊपर सेंटर की तरफ लगेगा ना। जैसे एक यहाँ पर एक रिंग थी, चार्ज पार्टिकल यहाँ सेंटर पे था, थोड़ा सा ऊपर किया तो इसे सेंटर की तरफ रिंग खींच रही है, लेकिन सेंटर की तरफ यह आ रहा था तो इनर्शिया के कारण थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, फिर इसके ऊपर एक और अपोजिट फोर्स लेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा और एसएचएम करेगा अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। तो उस एसएचएम का टाइम पीरियड फाइंड करो। तो क्वेश्चंस हमारे इस टाइप के भी बन सकते हैं। खैर ये एडवांस लेवल की बात हो जाती है, सोल्व करने की इच्छा हो तो आप कर लेना। हिंट आपकी यही है कि यहाँ पर फोर्स निकालना है आपको। वह फोर्स एक्स की वैल्यू बहुत छोटी मानोगे तो नीचे वाली टर्म तो हम कैपिटल आर क्यू भी मान लेंगे। कैपिटल आर क्यू क्योंकि यह बहुत छोटी है तो इसलिए नेगलेक्ट हो जाएगी, और हमारा फोर्स क्या होगा, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी फोर्स हमारा आएगा नेगेटिव ऑफ कुछ कांस्टेंट आएगा इंटू एक्स आएगा, और टाइम पीरियड क्या होता है 2π√m/k। एसएचएम में हमने लास्ट क्लास के अंदर ये चीज़ें सोल्व की थी। तो m इसका मास गिवन है ही है, और k हमारा जो x के साथ जितना भी कांस्टेंट है वो सारी की सारी टर्म यहाँ पुट कर दोगे, वही इसका टाइम पीरियड होगा। तो इस टाइप की भी एक अच्छी प्रॉब्लम बन सकती है। दोनों के दोनों जेई लेवल की क्वेश्चंस हैं, अगर बनते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारे सिंपल बोर्ड के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स तो आएंगे नहीं, सिर्फ वो डेरिवेशन ही हमें करनी है, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि r/√2 पे है।
r/√2 वैल्यू पुट करके देखना, आपके पास ई मैक्स की वैल्यू भी आएगी, वह कितनी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन एक वह भी बनता है हमारा।